Dear students, welcome to the chapter Nazism Part 3. आज हम हिटलर्स राइज टू पावर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जर्मनी में इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में जो लार्ज स्केल पर कमियां आईं, उन्हीं के कारण हिटलर पावर में आने में सफल हो पाया। हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मा और युवावस्था इसकी बहुत पॉवर्टी में बीती। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने अपने आप को आर्मी के लिए एनरोल किया, आर्मी में मैसेंजर बना, कॉर्पोरल तक पहुंचा, अपनी बहादुरी के लिए मेडल्स भी पाए। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की डिफीट हुई तो वो इससे डरा और वर्सेलेस की जब ट्रीटी हुई जिसमें जर्मनी को शर्मनाक ट्रीटी में हिस्सा लेना पड़ा, तो इससे वो बड़ा नाराज़ हुआ है, बिकेम वेरी एंग्री। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। बाद में उसने उस पार्टी पर अपना अधिकार जमा लिया और उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम दिया। यही पार्टी आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से फेमस हुई। तो हिटलर ने काफ़ी स्ट्रगल भरा जीवन देखा था। 1923 में हिटलर ने जर्मनी की कैपिटल बर्लिन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, अरेस्ट हुआ। इस पर ट्रेजन यानी देशद्रोह का मुकदमा भी चला। बाद में उसे छोड़ दिया गया। अर्ली 1930s तक नाजी पार्टी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई थी, इसे लोगों का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया था। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930s में, उस वक्त नाजिज़म पॉपुलर हुआ और एक मास मूवमेंट बना, जनता के बीच में लोकप्रिय हुआ। जो ये ग्रेट डिप्रेशन आया तो 1929 के बाद बहुत सारे बैंक्स फेल हो गए, बिजनेस ख़त्म हो गया, वर्कर्स के जॉब्स ख़त्म हो गए और मिडिल क्लास डेस्टिट्यूशन यानी कि बेसहारा होने के डर से भयभीत हो गया, क्योंकि उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ऐसे सिचुएशन में नाजी पार्टी ने अपना जो प्रोपेगेंडा किया, अपना जो प्रचार किया, उसके कारण लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जागी। 1928 में नाजी पार्टी को 2.6% वोट्स मिले थे पार्लियामेंट में, और 1932 में हम देखते हैं 4 साल बाद कि नाजी पार्टी जर्मन पार्लियामेंट रिचस्टैग में 37% वोट्स पाकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। तो कहने का मतलब कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण जर्मनी की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, लोग बहुत निराश हो चुके थे, उन्हें कहीं उम्मीद की किरण नहीं नज़र आ रही थी। ऐसे में नाजी पार्टी ने अपना प्रोपेगेंडा करके लोगों के मन पर अपने लिए विश्वास पैदा किया। हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर था ही, तो उसके स्पीचेस के कारण नाजिज़म एक पॉपुलर मास मूवमेंट के रूप में डेवलप हुआ। नाजी पार्टी के पॉपुलर होने में हिटलर के स्पीचेस का बहुत बड़ा रोल था। देखो, हिटलर एक बहुत पावरफुल स्पीकर था। इसके शब्द और इसका जज्बा ये लोगों को प्रभावित कर जाता था। इसने लोगों को विश्वास दिलाया कि वह एक जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। वर्सेलिस की ट्रीटी में जर्मनी के साथ जो अन्याय हुआ है उसे वापस लाएगा, उसकी जो शर्मनाक परिस्थिति आई है उसे वापस रिस्टोर करेगा, जर्मन लोगों की जो इंसल्ट हुई है उसे वापस रिस्टोर करेगा। उसने प्रॉमिस किया लोगों को कि वो उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट लाएगा, एक सिक्योर फ्यूचर देगा यूथ को। इसने लोगों से प्रॉमिस किया कि वो सारे विदेशी प्रभाव को समाप्त करेगा, एनी काइंड ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन जर्मनी विल बी एंडेड, और हर तरह की
फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज, जर्मनी के खिलाफ जो भी कुछ षड्यंत्र हैं उनको समाप्त किया जाएगा। इस तरह से जर्मनी को एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य देने का वादा किया जर्मनी में हिटलर ने जर्मनी की जनता से। हिटलर की पॉलिटिक्स एक नई तरह की पॉलिटिक्स थी। वो जानता था कि मास मोबिलाइजेशन करने के लिए, किसी भी मूवमेंट को जनता में बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए रिचुअल्स और स्पेक्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। रिचुअल्स यानी रीति रिवाज, और स्पेक्टिकल का मतलब होता है तमाशा, जिसे लोग बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। तो रिचुअल्स और स्पेक्टिकल्स का रोल उसे पता था कि दे आर वेरी इफेक्टिव इन मास मोबिलाइजेशन। नाजी लोग विशाल रैलीज निकालते थे जो कि देखने में प्रभावशाली लगे। बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स करते थे जिसमें वो लोगों का कितना सपोर्ट है हिटलर को ये दिखाने की कोशिश करते थे, और इसके अलावा लोगों में यूनिटी लाने की कोशिश भी करते थे। रेड बैनर्स जिस पर स्वस्तिक का निशान बना होता था, नाजी सैल्यूट जो एक विशेष प्रकार का सैल्यूट होता था, और राउंड्स ऑफ अप्लाउज आफ्टर द स्पीचेस, यानी कि हिटलर के स्पीच के बाद उसकी वाहवाही करना, उसकी प्रशंसा करना, ये उसके स्पेक्टिकल्स यानी उसके द्वारा बनाए गए जो तमाशा होता था, जो वो लोगों को दिखाना चाहता था, उस स्पेक्टिकल के ये सब हिस्से होते थे। इन सब के द्वारा अपने बैनर्स और अपने विशेष सैल्यूट अपने स्पीचेस के प्रति वाहवाही जुटाना, इन सब के द्वारा वो लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता था। नाजी लोग अपने प्रोपेगेंडा में, अपने विज्ञापन में, अपने प्रचार में हिटलर को एक मसीहा, एक सैवियर के रूप में प्रोजेक्ट करते थे। वो ये प्रूफ करने की कोशिश करते थे कि हिटलर एक ऐसा एंजल है, एक ऐसा रक्षक है जिसे भेजा गया है और बाय गॉड, और वो आया है लोगों को अपने कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए। ऐसा उसे एक मसीहा के रूप में पेश किया जाता था। अब जर्मनी के लोग जिनकी डिग्निटी और प्राइड समाप्त हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट क्राइसिस के कारण, जो एक अत्यंत ही एक्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में जीवन बिता रहे थे, ऐसे जर्मन लोगों के अंदर इस तरह की इमेज जब प्रोजेक्ट की जाती थी तो लोग उससे बड़े प्रभावित होते थे, और लोगों को महसूस होता था कि हिटलर ही उनके लिए एकमात्र उनके समस्याओं को सॉल्व करने वाला एक सेवियर है, एक ऐसा रक्षक है। तो नाजी लोग अपने एक्ट्स में, अपने प्रोपेगेंडा में हिटलर को एक सेवियर, एक मसीहा के रूप में पेश करते थे, और ये इमेज लोगों को प्रभावित करती थी। अब हम आते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट टॉपिक। पावर में आने के बाद हिटलर ने जर्मनी के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके डिक्टेटरशिप में कैसे चेंज किया। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, जर्मनी के प्रेसिडेंट जो थे, इन्होंने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया, जो कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में हाईएस्ट पोस्ट थी। पावर पाने के बाद हिटलर ने तुरंत ही जर्मनी में डेमोक्रेटिक रूल को समाप्त करने की क्रिया स्टार्ट कर दी। सबसे पहले तो पार्लियामेंट, जो कि डेमोक्रेसी का एक सिंबल होता है, पार्लियामेंट में एक आग लग गई जिसका रीज़न पता नहीं चल पाया, जो कि निश्चित रूप से हिटलर नहीं लगवाई थी। इसके बाद द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933, ये द फायर डिक्री जो है एक ऐसा कानून था, एक ऐसा कानून तुरंत बनाया गया जिसके अंतर्गत सभी राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एक जगह खड़ा होने का अधिकार,
जो कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने जनता को प्रोवाइड किए थे, इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हिटलर अपने सबसे बड़े एनिमी कम्युनिस्ट्स की तरफ घूमा और इन्हें तुरंत पैक करके कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। कम्युनिस्ट लोगों का रिप्रेशन बहुत ही बुरे तरीके से किया गया। हालांकि टोटल 52 टाइप ऑफ लोगों को अपना शिकार बनाया था नाजी लोगों ने, जिनमें से कम्युनिस्ट सिर्फ वन टाइप ऑफ पीपल थे। 51 मोर टाइप्स ऑफ विक्टिम्स वर सफरिंग मेड टू सफ़र बाय द नाजीज इन द होल कंट्री। इसके बाद 3 मार्च 1933 को द फेमस इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा जर्मनी में डिक्टेटरशिप को लागू कर दिया गया। हिटलर के पास सारे पावर आ गए। पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री, मतलब अब वो ऑर्डर देकर रूल कर सकता था, बाय हिज ओन ऑर्डर। ऑल द पावर्स वेर कंसंट्रेटेड इन हिटलर ओनली। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया। केवल नाजी पार्टी और उसकी जो सहयोगी पार्टियां थीं उन्हीं को परमिशन था जर्मनी में एग्जिस्ट करने के लिए, बाकी सभी पार्टियां बैंड हो गईं। पूरे देश की इकोनॉमी पर, मीडिया पर, आर्मी पर, जुडिशियरी पर, सब पर केवल नाजी कंट्रोल हो गया। इसके बाद हिटलर ने स्पेशल सर्विलांस और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रिएट किया ताकि वो जर्मनी में सोसाइटी को अपने तरीके से कंट्रोल कर सके और अपने तरीके से ऑर्डर दे सके। जिस तरह से नाजी लोग चाहें उस तरह से सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया। SA या स्टॉर्म ट्रूपर्स, इसके बाद गेस्टेपो जो कि एक सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, द SS द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस। These were the names of different types of special forces and police appointed by the Nazis to control the society and the country. इन सभी न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को इतने ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे कि ये मनमाना करने लगे और इन्होंने जर्मनी को द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट बना दिया। मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, सबसे डरावना क्रिमिनल स्टेट का दर्जा मिल गया जर्मनी को। अब लोगों को पकड़कर कभी भी गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में भेजा जा सकता था या बिना किसी लीगल प्रोसीजर के उनको अरेस्ट किया जा सकता था। और ये जितनी भी पुलिस फोर्सेस थीं, दे एक्वायर्ड पावर टू रूल विथ इम्प्यूनिटी, मतलब दे कुड रूल, दे कुड डू वट एवर दे लाइक विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि इन फोर्सेस को पनिश करने वाला कोई नहीं था, उनके ऊपर कोई नहीं था जो उनको कंट्रोल कर सके। दे डिड वट एवर दे लाइक, दिस पुलिस फोर्सेस। इस तरह से हम देखते हैं कि 1933 में पावर आने के ठीक बाद जर्मनी में हिटलर ने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया गया और नए एक्ट्स बनाए गए जिनके द्वारा जनता के सारे अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी को एक डिक्टेटोरियल स्टेट बना दिया गया, स्पेशल फोर्सेस को बना दिया गया ताकि कोई भी नाजीज़ के खिलाफ कोई एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात, सोच भी ना सके, बातें भी ना कर सके, कोई विचार भी ना फैला सके। और इस तरह से नाजियों ने जर्मनी को एक द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट बना दिया।